वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और अभी मैं बहुत धमाकेदार बात करने वाली हूँ, पर उस बात से पहले मेरे जो गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद है, मैं सबसे पहले जो है उनको आपसे मिलवाऊंगी। ये मेरी अंगूठियाँ हीरे की नहीं है, पर कुछ लोग इतने फ्रॉड करते हैं कि ऐसी अंगूठियाँ पहना देते हैं घर वालों को। ये बात मैंने क्यों की है, इसकी क्या वजह हो सकती है, आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट जो हमारे पास मौजूद हैं उनसे मिलवाऊंगी, फिर बताऊँगी कि अब हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे साथ कराची से मौजूद है आसिफ रजा, उनको वेलकम करेंगे अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, वो हैदराबाद से यहाँ हमारे शो पे आए हैं और किस मकसद के लिए आए हैं, क्या बात करना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ा देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, मतलब समझ नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा फ्रॉड हमारे पाकिस्तान में, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई इदारे काम नहीं कर रहे और लोग जो है अपनी जमा पूंजी, कोई अगर किसी ने अपना घर जो है वो लिया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा, बंदा गरीब जब होता है ना, या उसके कोई वसाइल नहीं होते, तो वो चाहता है कि यार अगर यहाँ कुछ पैसे इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा बन रहा है तो शायद आने वाली मेरी बच्ची जवान हो रही है, उसकी शादी के लिए एक अच्छी चीज़ हम लोग कर लेंगे, शायद मेरा बच्चा जब तक बड़ा होगा उसके लिए एक बिजनेस हम बना लेंगे, उसके लिए एक अपना घर बना लेंगे। अच्छा, ये पूरा ना हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो पूरी अपनी दुनिया सजा लेते हैं इन छोटे छोटे ख्वाबों पे। ठीक है, ये हमारे ख्वाब होते हैं, हमें नहीं पता होता कि सामने वाला जो हमारे साथ इस टाइम बैठ के बात कर रहा है ये कितना बड़ा फ्रॉड है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। आप लोग हम जब इस सीट पे स्क्रीन पे बैठ के बात करते हैं कि हम किसी सिग्नल पे जब हमारी बाइक रोकी जाती है, हमसे कहा जाता है कि जो है आपने ये जो है ना डबल सवारी क्यों बिठाई हुई है, आप लोगों ने ये किया हुआ है, आप लोगों ने वो किया हुआ है। और मतलब ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी इदारे पे उंगली उठा रही हूँ, मैं एक बात करने जा रही हूँ कि वो जब इतना सा भी गलत हमारे साथ होता है तो हमें उस टाइम कितनी तकलीफ होती है कि वो थोड़े बहुत पैसे दे के हम जब आगे 12 कदम भी जाते हैं ना तो हमारे दिल से बद्दुआएं निकल रही होती हैं। तो आप ये सोचें, जिनके साथ जिनकी जमा पूंजी, जिन लोगों के ख्वाब उसमें बसे हुए होते हैं, जब वो ख्वाब लुटते हैं उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड होता है जिसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि इतना बड़ा फ्रॉड कोई पाकिस्तान में आके ऐसे ही कर ले जब तक आपकी पुश्त पे किसी का हाथ नहीं है। तो इसी हवाले से मैं इनसे बात करूंगी। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं ये इसी तरह की कुछ बात करना चाह रहे हैं, हमारे से आप तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से भी चंद लोग ऐसे हो जो इस टाइम घर पे बैठे हुए हैं, उनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाके किस दरवाजे को खटकाएं कि हमारी बात सुनी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा जी, आप पूरी बात स्क्रीन पर बताएं हमारे देखने वालों को। फ्रॉड का ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको तारुफ करवाऊंगा। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हमारे काफ़ी वीडियोस भी आ रही हैं मीडियाज़ पर, यूट्यूब पे, फेसबुक्स पे। सो हम लोग कराची से काफ़ी लोग हैं जो इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। ये प्राइवेट लीजिंग एक इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होती हैं जो जिस तरह के लोग बैंक में नहीं जाते, बैंक का एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर किसी गरीब ने, मिडल एज शख्स ने गाड़ी लेनी हो तो वो बैंक के लिए जाने से 2 बार सोचता है कि मुझे गारंटर भी चाहिए, मुझे स्टेटमेंट चाहिए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जो एक मिडल मैन है वो सोचता है कि गाड़ी भी मस्ट है आजकल फैमिली के लिए, तो वो इस तरह थोड़ा सा इजी वे देखता है कि कोई प्राइवेट लीजिंग कंपनी मिल जाए। और ये जो जिस कंपनी के बारे में, जिस फ्रॉडी टोले के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये भी इसी तरह है। ये फेसबुक पे तरह तरह के OLX पे एड्स लगा के लोगों को गुमराह करते हैं कि जी हम आपको घर के लिए लोन देंगे, आपको गाड़ी के लिए लोन देंगे, प्लॉट के लिए लोन देंगे, बैंक आपसे 8% इंटरेस्ट लेगा, हम आपसे 2% इंटरेस्ट लेंगे या 3% लेंगे, आपको कोई गारंटर नहीं चाहिए, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई चेक्स, कोई कुछ नहीं चाहिए। इस लिहाज से जो एक मिडल मैन है वो समझे कि इनके पास जाता है, जब जाता है तो ऑफिस में इनका PRO होता है और ब्रांच मैनेजर्स होते हैं जो एकदम समझे कि शीशे में इनको उतारते हैं एकदम से कि जी आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ डाउन पेमेंट दे दें हमें 20%, 20% डाउन पेमेंट दें, 30% डाउन पेमेंट दें और वो कैश की मद में दें। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि आप हमें चेक दें, ड्राफ्ट दें, ताकि उसका कोई प्रूफ ना रहे। ठीक है,
और इस तरह सुनहरा एक समझे कि एक सुनहरा सपना दिखाते हैं, तो मिडिल मैन तो वैसे खुश हो जाता है कि मेरे साथ कौन इतनी नेकी कर रहा है। आप नहीं समझते कि हम लोग खुद अपने लिए मुश्किल पैदा करते हैं कि हम उनको कोई प्रूफ नहीं देते? मतलब कैसे कोई रास्ते पे चलता हुआ मुझसे पैसे बोले दे दो, बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है, तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम क्यों अपने साथ इतना बड़ा जुल्म करते हैं? अब वो है ना हम सब। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका एक इस तरह प्रॉपर सिनेरियो, जिस तरह एक ये हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, बाकायदा उलमात से ये फतवा है हमारे के लिए कि हम बिल्कुल मींस के लीगल काम कर रहे हैं। अच्छा। हम FBR से रजिस्टर्ड है, SEC से रजिस्टर्ड है, ठीक है। इस तरह आपको पहले बिल्कुल मुतमईन करेंगे, इवन एट आप उनको 1 रुपया भी देंगे उसकी आपको रसीद देंगे, एग्रीमेंट्स करेंगे कि आप मेंटली तौर पर बिल्कुल सेटिस्फाई हो कि नहीं जी लीगल काम कर रहे हैं। अच्छा। जब उसके बाद फिर समझे कि नेक्स्ट स्टेप इनका आता है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? जब हम इनके ऑफिस में जाते हैं तो हम बड़े मतलब इन्होंने एक एजुकेटेड स्टाफ बिठाया हुआ है वहाँ पे, तो हमें बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं कि बड़े बहुत अच्छा लगता है हमें। इन्होंने लड़कियों को बिठाया हुआ है, स्टाफ में तकरीबन 80-90% इन्होंने लड़कियों को बिठाया हुआ है, फीमेल्स है, और फीमेल्स को इस तरह उन्होंने हायर किया हुआ है कि आपने इनको मुतमईन करना, उसमें उनका परसेंटेज होता है कि आप इसको मुतमईन करें और आप अपना परसेंटेज अच्छा बनाएं। तो जब हम इनके ऑफिस में जब जाते हैं हम, तो वहां पे सर्टिफिकेट्स लगे हुए होते हैं बाकायदा गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्टिफिकेट। जब हम दीवारों पे मतलब देखते हैं वाल्स पे, तो हम मुतमईन हो जाते हैं, हम कहते हैं चलो इन्वेस्टमेंट करें यार, बहुत अच्छा है। नहीं, उस पे वो ऑनलाइन भी चेक होते हैं, बहुत अच्छे हैं। हम SEC लीगल FBR का ऑनलाइन भी चेक करते हैं, किया हुआ है। तो जब हम जाते हैं तो जब हमने इनको एक दफा अपना अमाउंट दे दिया, बस उसके बाद फिर वो आपने चक्कर ही लगाना है, क्योंकि शुरू में कहते हैं गारंटर नहीं चाहिए। जब हमारा हैंडसम अमाउंट इनके हाथ में चला गया फिर चाहिए, उसके बाद इनको गारंटर भी चाहिए, इसके बाद इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी चाहिए, उसके बाद इनको बिजनेसमैन भी चाहिए, उसके बाद इनको फिर स्टेटमेंट भी चाहिए, उसके बाद इनको बिल्स चाहिए, उसके बाद इनको दुकान का आपका रेंटल एग्रीमेंट है, कोई XYZ ऐसी चीजें चाहिए। जब हम वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारे गारंटर रिजेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। ये क्योंकि ये इनका एक प्लान है, ये इनकी तो जब फ्रॉड है तो फ्रॉड ने तो आपके लिए आपकी कैसे बात माननी है, उसने तो आपके साथ फ्रॉड करना है। इनकी एक ये पूरी टीम है, ये सारे एक इनका ग्राउंड बना हुआ है कि इसको ये एक बहुत बड़ा माफिया है, हाँ, इसको इस तरह से लूटना है और उसके बाद इसको हमने चक्कर ही लगवाने हैं। हमने क्योंकि अभी तक हमने जो वर्क किया है उसमें अभी तक पूरे पाकिस्तान में इन्होंने किसी को भी गाड़ी फाइनेंस नहीं दी। अच्छा ये बताएं, आपके पर्सनल कितने पैसे इनके पास हैं? मेरे तकरीबन पर्सनल मेरे अपने जाती पैसे 5 लाख रुपए हैं, जो कि मैंने गाड़ी के तौर पे इन्वेस्ट। आपके कितने हैं? मेरे तो ना ही पूछे, नहीं बता दें ताकि पता चले कि जो इतने मजलूम होके इस टाइम बैठे हुए, ये अपना जमा पूंजी हार के बैठे हुए हैं। घर के लिए इनके पास गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने बैंक के मतलब मुझे ज़्यादा अमाउंट चाहिए था। मैंने यही कहा कि अभी वक्त है, महंगाई जिस तरह ऊपर आ रही है हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए कम से कम एक घर बना लूं। सो मैंने मतलब इनके चुंगल में इस तरह फंसा कि मुझे बैंक इतनी ज़्यादा लीजिंग नहीं दे रहा था, तो मैं एक घर लेना चाह रहा था। मेरी तकरीबन इनके पास 75 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं आपकी तरफ आऊँगी और एक मैं एज ए एंकर K21 कराची की आवाज़, मैं यहाँ मॉर्निंग शो करती हूँ, तो मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी ये कि ये उन इदारों पे बहुत बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा माफिया जो हमारे जो मिडिल क्लास तबके हैं, जो इस टाइम वैसे ही हम लोग आप समझें कि हम लोग बहुत हिले हुए लोग हैं। इस टाइम पूरी दुनिया की मईशत जो है उसको नुकसान पहुंचा है और हमारे पाकिस्तान आपको पता है कि कितना कर्जदार है और क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं और हम जैसा आम इंसान कितना पिस चुका है। और हमारे साथ अगर ये हादसा होता है तो वो इदारे कहाँ हैं, इदारे क्यों नहीं पूछे और इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन प्रॉपर हो रहा और इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। जब हमें ये बात सुनने को मिलती है कि अगर हम वैक्सीन नहीं लगाते तो हमारी सिम बंद हो जाएगी, अगर हम वैक्सीन नहीं लगाते तो हमें हज़ारों चीज़ों से रोका जाएगा, हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो जब हमारा हलाल का पैसा कोई हमसे इस तरह लूट के चला जाएगा तो हम किससे पूछें, हम किसके पास जाएं, किसके सामने सवाल रखें, किसके सामने रोएं। अगर हम फिर कोई एक्शन लेते हैं तो फिर क्राइम में शामिल होता है। तो इस पर ज़रूर एक्टिव होना चाहिए हमारे इदारों को, इनसे ज़रूर रुजू करना चाहिए और इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। आगे आप क्या कहना चाहेंगे? रुजू तो देखें, हमने अपने लीगल वे पे हर जगह जो है समझे कि इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाया है। रिजल्ट क्या अभी तक आपको मिला? कुछ भी नहीं, नथिंग।
अभी तक देखें, बी सिंपल कहूँ कि पुलिस तो वैसे ही इनकी मतलब कि जैसे कह लें कि पार्टनरशिप पे है। पुलिस इनको हमेशा हेल्प ही करती है। अगर कोई मुतासिर इनके पास चला जाए FIR कटवाने के लिए तो वो समझे कि 1.5 से 2 महीने वो चक्कर लगाता रहता है। इवन एट मैंने खुद, मैं थाने का इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, मैं खुद 15 दिन चक्कर लगाता रहा हूँ, जबकि लीगल हर चीज उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ASI मुझे कभी क्या कह रहा है कि सर आप परसों आए, कभी तरसों आए, फिर एक दिन आया तकरीबन 2 हफ्ते बाद, जब मैंने कहा कि भाई अब तो कुछ रहम करो, एक रिक्वेस्ट, एक आजिजी के तौर पर मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, नौकरी छोड़ के तुम्हारे लिए आता हूँ। ठीक है, फिर उसने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है जाओ पहले चाय लेके आओ, ठीक है चाय लेके आओ, हम 4 बंदे हैं, उसके बाद तुम्हारी FIR काटूंगा। मतलब एक जो बंदा पिस चुका है, वो गरीब हो चुका है, उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, वो लुट चुका है, पर वो पहले जो है वो चाय लेके आए, फिर आपकी बात सुनेंगे। काम तो फिर भी नहीं होना, पर बात सुन लेंगे आपकी, बात सुनी गई। हाँ। उसके बाद ही जब मैं जाके 500 रुपए की चाय लेके आया हूँ, मैंने इनको पिलाई है, उसके बाद उस शख्स ने मेरी FIR काटी है। और उसमें भी मेरे साथ जो सबसे मेन धोखा हुआ, या आप कुछ भी कह लें कि जिससे मैं पुलिस से इतना डिसहार्ड हुआ हूँ कि मेरी FIR जैसे ही कटी है, वो मतलब मेरे जो आयो है इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसके पास अभी नहीं पहुंची, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, लेकिन जो फ्रॉडी टोले का जो सरगर्म लीडर है, जो सारा ऑनर है, मास्टरमाइंड है, वो अजमान में बैठा है, उसके पास व्हाट्सएप पे पहले आ गई, और वो अभी मैंने FIR ली है और मुझे कह रहा है कि हाँ भाई FIR कटवा के खुश हो। माशाल्लाह, इतने एक्टिव हैं हमारे इदारे वाले, इतने एक्टिव हैं हमारे इस इदारे वाले। और उस वक्त मैं, आप सोचे कि मिडल मैन उस इदारे पे क्या भरोसा करेगा कि अभी तक उस मामले की, उस FIR की इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, लेकिन जो मुजरिम है उस तक पहले पहुंच गई है। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या तवक्को कर सकते हैं ऐसे इदारे के जो कि पहले से मिले हुए हैं, जो कि इस प्लान का, इस फ्रॉड का पहले से हिस्सा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक 40 अरब रुपए का फ्रॉड है। इस 40 अरब रुपए के फ्रॉड में मेरे हिसाब से टोटल सारा ही इनका ग्राउंड बना हुआ है। पुलिस, दूसरे इदारे, नाम मैं नहीं लूंगा, दूसरे इदारे, ये एक मिली साजिश है। बिल्कुल, सब मिले हुए हैं। कोर्ट से मतलब कोर्ट हम जाते हैं तो हम यूँ समझे ऐसे हैं कि जैसे हम चक्कर ही लगा रहे हैं, कि हमने ऐसा लगता है कि किसी से कर्ज ले लिया है। देखिए इनका जो है ऑनर दुबई में बैठ के मजे कर रहा है। 40 अरब रुपए का स्कैम, ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। बिल्कुल, बल्कि यहाँ पे मैं अगर हम मार्क्स नहीं लगाते तो हमारे ऊपर कितने सवालात, और हमें पुलिस जबरदस्ती पकड़ लेती है। बिल्कुल, अभी यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम है, उसके बाद वो बंदा मजे से बैठा हुआ है। जो कार्रवाई हम करने वाले होते हैं वो सारी बातें उसको पहले पता हो जाती है। मतलब हम क्या समझें कि पुलिस नंबर 1 में, पुलिस का मेयार आपके सामने ही है कि अभी तक हमारे लिए कोई इतना अच्छा खास कदम पुलिस ने नहीं उठाया जो कि इनको पहले करना चाहिए था। अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कराची में इसी शख्स की, जो कि निहाल खान बलादी नाम है, और इसका जो सेकंड पार्टनर है वो आसिफ मेमन है। अभी भी कराची में माशाल्लाह से कुछ 4 करोड़ की आबादी है। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है, तो उसमें इनकी अभी भी मजीद कंपनीज चल रही हैं और यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं। ये हर 11वें महीने में जो है एक नए नाम से नई कंपनी खड़ी कर देते हैं, और उसमें जो है एज यूजुअल जिस तरह बेरोजगारी बहुत है, नए यंगस्टर लोगों को जो इंटर पास है, मैट्रिक पास है, उनको रखते हैं एज अ PRO, और उन पे एक कोई भी शख्स जो है वो पुराना ब्रांच मैनेजर बन के जो इनको सबको ट्रेन कर रहा है। अच्छा, मैं अपने चैनल के तवज्जुह से एक ही बात, एक अपील करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि चोरों ने चोरी की और पाकिस्तान से चले गए लंदन में, आप उनको नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो आपके पाकिस्तानी, आपकी आवाम के चोर हैं। हमारा हक उन्होंने खाया है, हम पे कर्ज चढ़ाया है, तो हम आपकी आवाम है। 40 अरब बहुत बड़ा अमाउंट है, इससे ज्यादा का होगा, और ये पूरा एक माफिया है। इस पे जरूर आप नजरसानी करें, क्योंकि आपसे उम्मीद है, और क्योंकि हम अवाम इतना जरूर जानते हैं कि आप जो है बिल्कुल सच्चे और खरे इंसान है, और जहां नाइंसाफी होगी आप वहां जरूर बात करेंगे। तो हमारा मैसेज किसी भी इदारे के थ्रू या किसी भी तरह आप तक पहुंचे तो इस पे जरूर काम करें, क्योंकि जो गरीब लोग हैं या जिन लोगों ने मेहनत से, इज्जत से कमाया, चोरी करके, फ्रॉड करके नहीं, जिन्होंने दिन रात
गर्मियों में काम करके और इतने मुश्किल हालात में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उनको उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए और उन्हीं की जीत होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी। और लास्ट जाते जाते आप क्या कहेंगे, चंद आखिरी 1 मिनट है, उस पर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर देखने वाले आपको देख रहे हैं, आप एज यूजुअल तो आपने कह दिया है। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपनी दरख्वास्त करते हैं कि हमने जो जो बातें कही हैं वो 100% सच है। हमारे पास एक एक बात का एविडेंस है, जो कि पेपर वर्क में है, हमने पुलिस में भी दिया हुआ है, बाकी आला अफसरान को भी पता है। और हमारी प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि गोया आपसे हमें बहुत उम्मीद है, हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, कोई ना कोई ऐसा अहकाम जारी करें जिससे ये फ्रॉडिये जो हैं वो पकड़े जाए और हमारी मेहनत की जो जमा पूंजी है वो वापस हो सके। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही है कि अपील करेंगे खान साहब से कि खान साहब अब हमारे बड़े हैं, हम यहाँ पर आए हैं K21 न्यूज़ चैनल पे, तो हम बड़ी उम्मीदों से यहाँ पर आए हैं। मैं खुद रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हैदराबाद को, हैदराबाद की आवाम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हैदराबाद की आवाम में कुछ लोग इतने गरीब लो तबके के हैं, मतलब 50,000 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई, यतीम हैं, बेवाओं की इन्वेस्टमेंट है। जब वो यहाँ बैठेंगे तो आप रोएंगे। उनकी जो स्टोरी है कि मेरा मियाँ मर गया था, मेरे मियाँ ने 80,000 रुपए छोड़े जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी अपनी बेटी के लिए, कि हर मंथली हमें जो है प्रॉफिट देंगे, वो 80,000 रुपए तक। अब वो लेडीज कहती है कि हम थाने के चक्कर लगाएं या कोर्ट के, हम तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे, हमारी 80,000 रुपए का अमाउंट था, यही चला गया है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए, तशरीफ लेके आए। शो का टाइम थोड़ा सा कम होता है, मुझे सबको सारा टाइम देना होता है, पर मैं जाते जाते मैं सच बताऊं, मैं जब इस सीट पर बैठती हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी, ना मैं PTI, ना मैं मुस्लिम लीग, मैं कहीं की नहीं होती, मैं एक आम इंसान की बात सुनने वाली होती हूँ, उनका दर्द महसूस करती हूँ। तो आज मैं दिल से अपील करती हूँ कि मेरी ये वीडियो जहाँ तक जितना आगे ले जा सके हम ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ बात कोई बहुत पैसे वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रही। उनके लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो पैसे से बहुत सारे लोगों को खरीद सकते हैं, पर वो मजलूम लोग, वो बेवाएं, वो गरीब लोग जिन्होंने अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सोचा हुआ होता है ये सारा, और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो खान साहब, इंसाफ की उम्मीद आपसे है और आपका दरवाज़ा खटकाया जा रहा है, तो आप ज़रूर इस पर ज़रूर बात करें और एक्शन लें, ताकि इन लोगों को इनकी जो रकम है वो ज़रूर मिले। और ऐसे फ्रॉडी लोग, ऐसा जो एक पूरा, क्योंकि ये माफिया है, एक कोई 4 या 6 या 8 लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं। आइंदा फिर किसी के साथ ऐसा ना हो। हमारे इदारे में जो ऐसे करप्ट लोग हैं, इन्हीं के थ्रू वो करप्ट लोग पकड़े जाएंगे और उनको आप निकाल के बाहर फेंके, ताकि हमारा मुल्क जिस तरह आप चाहते हैं कि तरक्की की तरफ जाए और कामयाब हो, तो वो इसी तरह से हो सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और ब्रेक पे जाते वक्त आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे और मैंने भी बड़ा मतलब इंसान है ना, मतलब तकलीफ़ होती है और अगर मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही ना किसी का दुख सुन के, किसी की परेशानी में मैं परेशान नहीं हो रही, तो यकीन करें फिर मैं नहीं हूँ। अगर आप लोगों को भी सुन के तकलीफ़ हो रही है और आपको भी वो परेशानी या वो दुख महसूस हो रहा है, तो अपनी तरफ से जितना हिस्सा डाल सकते हैं ना वो ज़रूर डालें और ज़रूर इनका साथ दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है और ये वाकई बहुत बड़ा है। इसे यही रोकना चाहिए, इसको और आगे नहीं जाने देना चाहिए। जो लोग, जिन लोगों के साथ हो गया है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, इनसे सारी चीज़ें वापस लेनी चाहिए। और बाकी जो लोग हैं, खुदारा मैं उनको देखने वालों को ये कहूँगी कि बिल्कुल इन चीज़ों पे यकीन ना करें। ये बहुत बड़ा एक माफिया है, ये पूरा एक प्लान करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इस पे आप लोग भी समझदार हो जाएं। हम क्यों ख्वाब इतनी जल्दी सजा लेते हैं और हम ये नहीं सोचते कि जो इतनी आसानी से हमें एक बहुत खूबसूरत सा महल बन के तैयार होके मिल रहा है, वो इतना आसान नहीं होता। उसके पीछे बहुत खौफनाक स्टोरी होती है और वो जब इस तरह की खौफनाक स्टोरी हमारे सामने आती है तो यकीन करें हमारी नस्लें जो हैं वो खमियाजा भुगतती हैं इन चीज़ों का। खैर, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। जिस टॉपिक पे हम बात कर
देते हैं, इनकी एक कमेटी और उनके सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम उनसे बात करेंगे, वो बहुत बेहतर तरीके से हमें गाइड करेंगे और हमें बताएंगे कि आया ये क्या चीज़ है, किस तरह से हुई। फिर उसके बाद मैं अगला जो तारुफ करवाऊँगी वो भी आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं अपने शो पर वेलकम करूँगी सैयद अज़हर अब्बास नकवी साहब को, उनको वेलकम करूँगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई क्या है और क्यों आगे किस तरह से होगी, क्या आगे इनका लाए अमल है, इस पे सारी बातें आपको पता है कि एडवोकेट ही हमारे साथ करेंगे। तो हमारे साथ हमारे शो पे आज वो भी गेस्ट हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान जाफरी, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बस आपकी दुआ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, आपसे पहले भी इसी टॉपिक पे हमारी बात हुई थी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, इस पे आप क्या बात करना चाहेंगे? देखें, मैं सबसे पहले तो K21 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा और स्पेशली आपका इस मामले पर, इस पैनिक मामले पर जो है वो K21 ने नज़रसानी की। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो मैटर है ये किसी एक बंदे का नहीं है, किसी एक ज़िले सूबे का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मैटर है। ये एक नेशनल स्कैम है जो कि किया गया है और ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, अदलिया के लिए, नैब के लिए एक सवालिया निशान है कि इस किस्म के लोग कैसे ये फ्रॉड कर लेते हैं और किस तरह से वो इससे बच जाते हैं। तो मैं पिछले 8 महीने से ये स्कैम जो है इसको मैं देख रहा हूँ और जिस तरह से मैंने लोगों जो फीडबैक मुझे मिली, जिस तरह के इसमें लोग इंगेज थे, तो मैं तो दंग रह गया ऐसे लोगों को देख के। मतलब किस कदर पुअर पीपल्स को इन्होंने टारगेट किया है। ये बेसिकली एक माफिया है और ये माफिया आज से नहीं बल्कि पिछले 12 साल से पाकिस्तान भर की आवाम को लूट रहा है, ये हमारे मुताबिक है। हो सकता है कि इसमें मज़ीद और इंकशाफात हों, मज़ीद इसमें जब डिटेल में जाएँ और कई पेचीदगियाँ ऐसी हैं जो सामने लाई जाएगी। तो मैं बहैसियत ग्रुप लीडर, बहैसियत कमेटी मेंबर, मैंने इन सारी चीज़ों को देखा है और इसमें मैंने ओवरव्यू जो किया है, ये स्कैम हुआ है पूरे पाकिस्तान भर में। कोयटा, बलूचिस्तान, कोहाट, इस्लामाबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, टंडो आदम, हैदराबाद, कराची, इसके अलावा भी और कई ऐसे लोग शहर हैं जो इसका शिकार हुए हैं। इसका जो बेस हेडक्वार्टर है वो कराची है। अच्छा। कराची से ये पूरे मामले को कंट्रोल किया जाता था। कानून के पास जब आवाम जाती है तो वो ये सोच के जाती है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी जितने भी मेरे साथ आज तक जितने लोग कनेक्ट हुए हैं, मैंने किसी एक बंदे को कानून से मुतमईन नहीं पाया। वो हर एक का जो है वो शिकायत कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो मैंने इस तमाम चीज़ों को देखते हुए आपका केस कोर्ट में है? जी हाँ। तो आपके साथ ये मैं इनसे भी थोड़ा पूछ लेती हूँ इस हवाले से। अच्छा, आप ये मतलब किस हद तक आगे जा चुका है और क्या बात इस पर चल रही है और आगे क्या लाए अमल है और आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि इन्होंने तो बताया कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जो लोग जा रहे हैं वो मतलब सोचें कि उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पर और K21 का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखें, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लॉ असल में जो तबका है बेचारा जिसका कभी कानून से वास्ता ही नहीं पड़ा, वो जब कोर्ट कचहरी के मामलात में जाता है तो एक तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलिटरेसी है, कानून की दफ़ात है और मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको पता है कि वो बेचारा एक नॉर्मल जो बंदा होता है उसको पता ही नहीं होता। अब जब पर्चा कटता है वो वहाँ जाता है, उसमें इतने फ्लॉस बेसिकली छोड़ दिए जाते हैं कि कानून में वो अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी सेक्शन है, जैसे इनके केस में हुआ कि जितने भी जो भी फ्रॉडी टोले हैं और उतने मुख्तलिफ स्कैम आ जाते हैं, बिल्डर्स माफिया है, बहुत सारे लोग हैं। इसमें जब पर्चा काटा जाता है तो वो दफात ऐसी होती हैं कि वो ज़ाहिर सी बात है उसमें सजाएं कम है। जब सजाएं कम है तो उनकी बेल आसानी से हो जाती है। ट्रायल में जो है प्रोसिक्यूशन, आपका कहने का मकसद है कि जो पर्चा कटा है उसमें बड़ी आसानियां उनके लिए रख ली है। पर्चा कटा है उसमें आसानियां, ज़ाहिर सी बात है उनको तो पता नहीं था ना, नॉर्मल लोग आए बेचारे भी इन्वॉल्व है। आपका कहने मतलब मुझे तो मैं तो उधर ही पहुंच जी प्रोसिक्यूशन जो है हमारी बेसिकली वो फेल है। अगर वो सही तरीके से अपना काम करे और सही तरीके से उसकी देखें, बाहर ममालिक में क्या होता है, इंग्लैंड में, यूके में, कनाडा में क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ रिकवर करते हैं तो बाकायदा उसकी फोटो स्नैप बनती है, वहाँ सील किया जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई दफ्तर पे छापा मारा, उठाया, सारा डॉक्यूमेंट उठा के मोबाइल में डाल दिया, ले गए, उसकी ना तो कोई फॉरेंसिक उस वक्त होती है ना कोई तस्वीरें खींची जाती हैं, तो वहीं से असल में एक्यूज को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है।
कि भाई कैसे उसके मकसद एविडेंस पे क्या चलेगा, वो तो बरी हो जाएगा। तो बहुत सारे मामलात हैं जो बिल्कुल इनके लोगों को जो बिल्कुल घर पे थे, उन्होंने एक स्कीम देखी, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, वो भी थ्रू नेट या जो भी उनकी अवेलेबिलिटी थी उस पर उन्होंने हायर किया। फिर अपना जो जमा पूंजी थी, गरीब औरतों ने, बेवाओं ने, बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जिन्होंने बेचारे जो कि डेली वेजेस वाले भी थे और उन्होंने अपना वो पैसा जमा किया होता है वो लगाया। की कॉपी भी होगी जी, बहुत सारी 130 इसमें FIRs हैं, कटी हुई हैं इनके केस में, और इनकी एक CP भी वहाँ हाईकोर्ट में पेंडिंग है, वो भी चल रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है एक इम्प्लीमेंटेशन की है पुलिस रूल्स के अंदर, 26(1)A को उन्होंने जो है वो चेंज किया है, और उसमें ये हुआ है कि आप FIR कटने के बाद बाकायदा एक इंक्वायरी होगी, जैसे कि बहुत अच्छा इकदाम है। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि ये जो फ्रॉड का, जो चीटिंग का जो कानून है उसके अंदर चेंज किया जाए, उसका एक जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2015 है, इसी तरीके से एंटी फ्रॉड एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जिसके तहत वो तमाम खामियां जो कि कानून में रह गई हैं उनको फुलफिल किया जाए, और उनमें सजा या तो हदूद पर हो या फिर 10 साल से ज़्यादा हो, ताकि बंदा वो क्राइम या चीटिंग या फ्रॉड करते हुए 10 दफ़ा डरे। अब उसे पता है कि जब मैं ये फ्रॉड करूंगा 406 लगेगी, 408 लगेगी, बेलेबल ऑफेंस है, 420 बेलेबल है, तो मकसद उसमें किस तरीके से मैं कानून की गिरफ्त में आऊँगा। सबसे पहले जो मुजरिम है उसके दिल में कानून का डर पैदा करना है, बेसिकली बात ये। अगर उसमें डर नहीं होगा, आप सऊदीया में देख लें, वकील हो, जज हो या कोई भी डॉक्टर हो, जब जाता है तो हाथ पैर फूले हुए होते हैं उसके कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, इतना सख्त कानून है, डरते हैं वहाँ जाते हुए। इसी तरीके से जब तक हमारे यहाँ खौफ नहीं होगा, सजाएं नहीं होंगी, तो जब तक इसमें किस तरीके से अमल पैरा होगा मामला। ये मैं समझती हूँ ये फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये फ्रॉड सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोगों के साथ, मैं बताऊँ, किसी बच्ची की शादी होनी थी, उसके ख्वाब टूटे, ये वो फ्रॉड है। किसी लड़के ने अपनी लाइफ का पूरा एक सोचा हुआ होगा कि मैंने इस बिज़नेस से बहुत कुछ बनाना है, उसके बाद मैंने शादी करनी है, उसके बाद मेरी एक फैमिली होगी, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। किसी बेवा औरत की जो उसके शौहर की जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की थी वो बर्बाद कर दी, उसका बुढ़ापा ख़राब कर दिया। बहुत सारे ख्वाब है, ये बहुत सारे ख्वाबों का फ्रॉड है। इस FIR में मैं तो कहती हूँ इतना इसको इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं और इस पर इतनी कड़ी इनको सख्त से सख्त सजाएं हों। और मुझे इस टाइम मैं कहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए, क्योंकि ये एक आम इंसान के साथ हुआ है। मतलब जो कुछ बोल नहीं सकते, जो कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ अपील कर सकते हैं, वो सिर्फ रो सकते हैं, वो सिर्फ बद्दुआएं दे सकते हैं, वो सिर्फ अल्लाह के सामने जो है ना वो आपकी शिकायत कर सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि उन आहों से डरें। अगर आप उन सीटों पे बैठे हुए हैं और आप एक्शन ले सकते हैं और आप इस पर बात कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं तो खुदारा ज़रूर करें। अगर मैं अपने घर पे बैठ के एक वैक्सीन नहीं लगाती तो मेरी सिम बंद हो जाती है, तो इतना बड़ा फ्रॉड करके कोई कैसे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर घूम रहा है, इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। इस पर मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि इस पर कानूनी तौर पर जो है वो काम करना चाहिए, तो इसमें मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आज एक नया इंकिशाफ जो है, ये अब तक जो है वो आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम जो है वो हम आए। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं आपको इस वक्त जो है ये नैप प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये देखिए। हाँ। ये ऑलरेडी नैप इनके ऊपर एक्शन ले चुका है। ये लोग पहले ही ये फ्रॉड कर चुके हैं, सेम तरीका वारदात है, सेम ऑफेंस है। ये लोग नैप के हाथों से पहले ही भागे हुए हैं। ये ग्रोह ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का मुजरिम है, ये नैप का मुजरिम है। ये हमारे इदारों के लिए खुली रेट है। ये जो मास्टरमाइंड निहाल खान बलादी, शमशाद बलादी, आयशा मेमन, आसिफ मेमन और ज़ेब दुरानी, इस किस्म की जितने भी ये मोहरे जो इन्होंने जानबूझ के खड़े किए हैं, इन्होंने गवर्नमेंट लेवल पर तमाम जगहों पे सेटिंग डाली, पुलिस के अंदर इन्होंने अपनी सेटिंग डाली, बड़े बड़े लोग इन्होंने इन्वॉल्व किए। इस स्कैम में 2018 में ये लोग अपना फेल हो चुके थे। इन्होंने उन तमाम वीकनेसेस को दूर किया, उसके बाद एक भरपूर अंदाज में एम्प्लॉयज़ को सामने फ्रंट लाइन सोल्जर बना के खड़ा करके ये स्कैम को जो 24 करोड़ किया था वो अब 34 करोड़ कर दिया है। ठीक है जी, अब हमारे शो का टाइम हो चुका है बिल्कुल ख़त्म, तो मेरी मजबूरी है कि इस बात को यहीं रोका जाएगा, पर कोशिश की गई है कि चंद मिनटों में जो बात हम करना चाहते हैं वो ज़रूर हम सामने रखें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में। और जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरा सवाल मेरे इदारों पर नहीं है या मैं उन पर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मुझे अपने इदारों पे बहुत भरोसा है, यकीन करें, और मुझे पता है कि ये बात इंशाल्लाह जब आगे जाएगी
तो इस पे यकीनन ज़रूर एक्शन होगा, क्योंकि ये हमारे इतने स्ट्रॉन्ग इदारे हैं और ये हमारे साथ खड़े हैं, तो यकीन करें पाकिस्तान चल रहा है और मैं उन पर बहुत भरोसा करती हूँ और मैं यकीन करती हूँ कि इस बात पे ज़रूर कोई ना कोई एक्शन होगा, आसानी ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत लोग इस टाइम तकलीफ़ में हैं, बहुत लोगों के ख्वाब टूटे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी मैंने देखी है। अभी इनसे पहले जो यहाँ बैठे हुए थे, कोई इतनी ज़्यादा उनकी एज नहीं थी, पर उनके चेहरे पे उनकी अजियत, तकलीफ़ और परेशानी नज़र आ रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बिल्कुल के है और इमरान खान से खासतौर पे मैं अपील करूंगा कि इसमें कोई ऐसा लॉ इम्प्लीमेंटेशन की जाए जिससे कि ये जो आम आदमी है इसको फ़ायदा हो और इनकी जो कानूनी मदद है, यानी हम ऐसे ही कर सकते हैं जब सख्ती करेंगे कानून में, ये चीटिंग का जो कानून है जैसे FIR में चेंज हुआ, इस तरीके से इसको चेंज लाना चाहिए, रिफॉर्म्स आनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में। ये मेरी डिमांड है इमरान खान साहब से, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है और मैं तो प्लीज़ ये इम्प्लीमेंटेशन करें। अपने प्राइम मिनिस्टर पे बहुत भरोसा करती हूँ और दिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती हूँ, क्योंकि बहुत सच्चे और नेक इंसान है और बहुत खरी बात करते हैं, तो इसलिए मुझे यकीन है कि अगर किसी भी तरह ये हमारी बात वहाँ तक पहुँची तो ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर हल निकलेगा। और मुझे बहुत यकीन है, मुझे अपनी सिंध हुकूमत पे भी बहुत यकीन है, क्योंकि मैं सिंध से हूँ, कराची से हूँ, तो मैं अपनी सिंध हुकूमत पे भी बहुत यकीन करती हूँ। हमारी सिंध हुकूमत भी हमारा साथ दे, कराची वाले मुश्किल में है, आपकी आम आवाम मुश्किल में है, हम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। ये मेरी ये वीडियो अगर इस टाइम आप तक जाती है तो ज़रूर इनसे जो है कांटेक्ट करें और इनसे प्रॉपर इनका, क्योंकि अब मैं सारी चीज़ें दिखा नहीं सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर आप इनसे ज़रूर मिलें और इनसे इस पर बात करें, ये मेरी अपील है आप लोगों से। और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। तो कल संडे का दिन, कल मैं आऊँगी लाइव फिर 9 बजे से 11 बजे तक, तो अपना बहुत ख्याल रखें। अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।